मैं हॉस्टल में थी। कई महीनों बाद घर लौट रही थी। कारण खास था, मेरी दीदी की शादी। घर पहुंची तो माहौल बिल्कुल बदला बदला था। हर तरफ रौनक, ढोलक की आवाज़, हंसी मजाक, मेहमानों की चहल पहल। माँ की आंखों में थकान थी पर चेहरे पर सुकून। पापा बार बार फ़ोन देख रहे थे, बारात कितनी दूर पहुंची। और मेरी दीदी, वो सबसे अलग लग रही थी। चेहरे पर अजीब सी चमक, आंखों में सपने और होठों पर हल्की सी मुस्कान। कभी कभी मुझे लगता वो मुझे कुछ कहना चाहती है, पर फिर चुप हो जाती। शादी की रात। शाम ढलके ही पूरा गांव जैसे हमारे आंगन में उतर आया। लाइटों की रोशनी, बैंड की आवाज़ और फिर बारात आ गई। दीदी को मंडप में लाया गया। लाल जोड़ा, सोने के गहने और वो इतनी खूबसूरत कि नज़र हटे नहीं। तभी मैंने देखा, गांव की भीड़ में एक औरत चुपचाप खड़ी थी। न वो हंस रही थी, न किसी से बात कर रही थी, बस दीदी को घूर रही थी। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं। जब दीदी के गले में जयमाला पड़ी, वो औरत आगे आई। सबने सोचा कोई रिश्तेदार होगी। उसने दीदी की तरफ देखा और बोली, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसने एक हार यानी नेकलेस दीदी के हाथ में रखा। दीदी मुस्कुराई और हार पहन लिया। बस उसी पल तेज हवा चली, दिए कांपने लगे और मुझे लगा जैसे किसी ने कान में फुसफुसाया हो। विदाई। शादी के बाद दीदी की विदाई हुई। सब रो रहे थे, मैं भी। लेकिन दीदी, वो अजीब तरह से शांत थी, जैसे कुछ महसूस ही नहीं कर रही हूं। ससुराल पहुंचते ही गृह प्रवेश हुआ। रस्में, मेहमान, हंसी मजाक, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। रात होते होते मेहमान चले गए। घर में सन्नाटा फैल गया। सुहाग रात का कमरा। कमरा फूलों से सजा था। अगरबत्ती की खुशबू, हल्की रोशनी। कमरे में दीदी पलंग पर बैठी थी, घूंघट में। जीजू कमरे में आए, लेकिन अचानक उनका चेहरा बदल गया। उन्हें लगा कि किसी ने कमरे में धीरे धीरे कुछ बोलना शुरू कर दिया है। आवाज़ दीदी की नहीं लग रही थी। जीजू ने धीरे से कहा, तुम ठीक हो ना? कोई जवाब नहीं, बस वही आवाज़, लगातार, बिना रुके। और फिर जीजू ने घूंघट उठाया, और जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनकी चीख निकल गई। पूरा घर उस चीख से गूंज उठा। जीजू की चीख इतनी तेज थी कि पूरा घर हिल गया। बचाओ! दरवाजे खुलते ही सास, ससुर, देवर और घर के बाकी लोग भागते हुए कमरे में घुस आए। जो उन्होंने देखा, वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वो चेहरा, दीदी का चेहरा, जो शाम तक इतना सुंदर, शांत और खुश था, अब बिल्कुल बदल चुका था। आंखें पूरी तरह काली, चेहरे की नसें उभरी हुईं, होठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज़ दीदी की नहीं थी। वो लगातार कुछ बुदबुदा रही थी, ऐसी भाषा में जो किसी को समझ नहीं आ रही थी। कमरे की लाइट अपने आप बार बार झपकने लगी। फूलों की खुशबू सड़ांध में बदल गई। डर का साया। सास जी ने कांपते हुए कहा, ये मेरी बहू नहीं है। जीजू कोने में खड़े थे, पसीने से भीगे हुए। तभी दीदी ने धीरे धीरे सिर उठाया और एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, अब ये मेरी है। उस आवाज़ ने सबके दिल चीर दिए। पूरी रात का खौफ, किसी में हिम्मत नहीं थी उसे छूने की। जैसे तैसे पूरी रात जागते हुए निकाली गई। दीदी कभी हंसती, कभी रोती, कभी दीवारों से बात करती और कभी कभी सीधे छत की तरफ देखकर बोलती, वो आ रही है। कौन? कोई नहीं जानता था। सुबह होते ही घर की सबसे बुजुर्ग दादी की नज़र दीदी के गले में पड़े उस हार पर गई। दादी अचानक चिल्ला पड़ी, ये हार किसने दिया? सब चौंक गए। जब शादी की बात याद की गई तो वही एक औरत, वो अजीब सी औरत सबको याद आई। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपते हाथों से कहा, ये साधारण हार नहीं है, इसमें काला जादू है। गुरुजी को बुलाने का फैसला। अब डर खुशी पर भारी पड़ चुका था। घर में किसी ने कहा, गुरुजी को बुलाओ, अभी के अभी। दोपहर तक गांव के मशहूर गुरुजी घर पहुंच गए। सफ़ेद दाढ़ी, गंभीर चेहरा और आंखों में अजीब सी तेजी। उन्होंने कमरे में कदम रखा और एक ही नज़र में सब समझ गए। गुरुजी का डरावना खुलासा। गुरुजी ने दीदी को देखा, आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगे। अचानक दीदी जोर से हंस पड़ी, हंसी जो इंसान की नहीं लग रही थी।
गुरुजी की आवाज़ भारी हो गई। ये सिर्फ काला जादू नहीं है, इसे काली शक्तियों को सौंप दिया गया है। पूरा घर सन्न रह गया। फिर गुरुजी ने जो कहा उसे सुनकर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस औरत ने ये हार दिया था, उसने इन शक्तियों को आदेश दिया है इस लड़की की जान लेकर ही लौटना। कल तक जिस घर में शहनाइयाँ गूंज रही थीं, आज वहाँ मंत्रों की गूंज थी। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल, जीजू खुद को दोष दे रहे थे और दीदी, वो अब भी किसी और की तरह हंस रही थीं। गुरुजी ने ज़मीन पर एक बड़ा सा यंत्र बनाया, धूप जलाई, मंत्र शुरू किए और गंभीर आवाज़ में बोले, डरो मत, लेकिन ये आसान नहीं होगा। ये पूजा 7 दिन और 7 रात चलेगी। अगर एक भी गलती हुई तो अनर्थ हो जाएगा। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। दीदी की आंखों से एक आंसू गिरा, जैसे वो मदद मांग रही हो। गुरुजी ने कमरे के बीच में एक बड़ा सा मंडप तैयार किया। धूप, जड़ी बूटियां और मंत्रों की गूंज से पूरा कमरा अजीब रोशनी में चमक रहा था। दीदी पलंग पर बैठी थी। उसकी आंखें कभी काली, कभी इंसानी हो रही थीं। हर बार जब गुरुजी मंत्र पढ़ते, दीदी का चेहरा धीरे धीरे बदल जाता और वही काली शक्ति जैसे हार के माध्यम से दीदी के शरीर को पकड़ रही थी। रात 1, डर का पहला हमला। पहली रात सब लोग कमरे के बाहर बैठे। दीदी अचानक हंसी और जोर जोर से चीखने लगी, मेरा मेरा मेरा। धक्कों की आवाज़ें, किसी ने फर्श पर गिरते हुए कदमों की आवाज़ें सुनी। जीजू ने अपने हाथ पकड़ लिए। कहीं कुछ टूट गया है क्या? किसी ने जवाब नहीं दिया। गुरुजी मंत्र पढ़ते रहे। धीरे धीरे दीदी शांत हुई, लेकिन हंसी कभी पूरी तरह नहीं गई। दिन 2, शक्ति का खेल। दूसरे दिन दीदी का चेहरा कुछ हद तक सामान्य था, लेकिन हर कदम पर काले धब्बे दीदी के आसपास दिखने लगे। गुरुजी बोले, ये सिर्फ शुरुआत है। काली शक्ति लड़ रही है, हमें और शक्ति जोड़नी होगी। उन्होंने दीदी के गले से हार को निकाला, लेकिन हार ने सिर्फ शक्ति को कम किया, पूरी नहीं। दिन 3, आत्मा का सामना। तीसरे दिन दीदी ने खुद से बातें करनी शुरू कर दी। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। लेकिन जवाब दीदी की आवाज़ में नहीं था। रात को जैसे ही गुरुजी मंत्र पढ़ते, दीदी उठी और कमरे में घूमने लगी। दीवारों पर काले हाथ और चेहरे उभर रहे थे। सब डर के मारे कांप रहे थे। पुरजी दिन 4, आग का प्रकोप। गुरुजी ने मंत्र पढ़ते हुए एक अग्नि का चक्र बनाया। जैसे ही दीदी पास आईं, कमरे की हवा जल गई। कहीं से धुआं उठने लगा। दीदी चीखीं, मुझे छोड़ दो, लेकिन गुरुजी ने हाथ उठाया। धुआं और लपटें दीदी को नहीं जला पाए। काला जादू और भी ताकतवर हो गया। अनुकूल दिन 5, घर में आतंक। अब पूरा घर सिर्फ पूजा की आवाज़ और चीखों में गूंज रहा था। दीदी कभी धीरे धीरे हंसती, कभी जोर जोर से रोती। जीजू ने दीदी को पकड़ना चाहा, पर उसके हाथ कमरे में जम गए जैसे पत्थर हों। दीदी के आसपास काले साए रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गुरुजी बोले, अगर हम अब धीमे हुए तो ये शक्ति हमेशा के लिए इस घर पर कब्जा कर लेगी। गुनाकाल दिन 6, शक्ति और सच्चाई। छठे दिन गुरुजी ने सबसे खतरनाक मंत्र पढ़ना शुरू किया। दीदी के शरीर में काली शक्ति लड़ रही थी, लेकिन इस बार दीदी के अंदर की सच्चाई भी जाग रही थी। वो धीरे धीरे चीखने की बजाय मुझे छोड़ दो कहने लगी। काला जादू अब खुलकर हमला कर रहा था। सारे कमरे में हवा का जोर बढ़ गया। दीदी के बाल उड़ रहे थे, कपड़े फड़फड़ा रहे थे और दीवारें कभी कभी खून सी नजर आने लगी। दिन 7 की तैयारी। 7वें दिन की रात सबसे खतरनाक थी। गुरुजी ने कहा, अब हम अंतिम मंत्र पढ़ेंगे। अगर आज सफल हुए दीदी बच जाएगी, अगर नहीं तो हम सब खतरे में हैं। दीदी अपने पलंग पर बैठी थी, चेहरे पर डर, आंखों में आंसू, लेकिन अंदर अब भी उसकी आत्मा लड़ रही थी। कमरे की हवा सर्द और घना हो गई, जैसे कोई सारा घर निगल जाने वाला हो। 7वीं रात आई। पूरा घर सन्नाटे में डूबा था। सिर्फ पूजा की घंटियां और गुरुजी के मंत्र की गूंज थी। दीदी पलंग पर बैठी थी, चेहरा डर और दर्द से चमक रहा था, लेकिन आंखों में अब भी एक चमक थी, जीने की, लड़ने की। गुरुजी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही अंतिम मंत्र आया, कमरे की हवा घना और ठंडी हो गई। काला जादू जो 7 दिनों से दीदी के शरीर में था, पूरी ताकत से बाहर आ गया। पहला टकराव। दीदी उठी, उसकी आवाज़ अब पूरी तरह बदल चुकी थी। मेरा
मैं हूं। काली शक्ति चीखती हुई हवा में फैल गई। दीदी के चारों ओर साए घूमने लगे। दीदी जोर से चीखी, मुझे छोड़ दो। गुरुजी ने हाथ उठाया। मंत्र तेज हुए। धूप और जड़ी बूटियों की खुशबू काले साए को रोकने लगी। दीदी ने अपनी आंखें बंद की, अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। धीरे धीरे काला जादू उसके शरीर से बाहर निकलने लगा। अंतिम भयंकर लड़ाई। जैसे ही गुरुजी अंतिम मंत्र पढ़ रहे थे, दीदी के चारों तरफ काले हाथ, चेहरे और अजीब आकृतियां घूमने लगी। कमरे की दीवारें खून जैसी नजर आने लगी और कमरे की छत से किसी का फुसफुसाना सुनाई देने लगा। लाओ उसकी जान, उसे छोड़ो मत। दीदी ने जोर से चिल्लाया, मैं मेरी हूं, मेरी आत्मा मेरी है। उसकी आवाज काली शक्तियों के खिलाफ एक तलवार बन गई। साया टकराया, फूट पड़ा और कमरे में अचानक अजीब रोशनी फैल गई। गुरुजी ने मंत्र पढ़ते हुए दीदी की ओर हाथ बढ़ाया। दीदी ने अपने हाथ उठाए। जैसे ही दोनों शक्तियां मिली, काला जादू जोर से चीख पड़ा और फिर एक विस्फोट जैसा महसूस हुआ। जब धुआं और हवा ठंडी हुई, दीदी जमीन पर बैठी थी। सारा डर, काला जादू उसके शरीर और आत्मा से बाहर निकल चुका था। दीदी ने धीरे धीरे आंसू पोंछे। जीजू उसके पास आए, माँ बाप भाग कर आए। सबके चेहरे पर राहत और विश्वास की चमक थी। गुरुजी ने कहा, अब वो सुरक्षित है, पर ये याद रखना, काली शक्तियों को आमंत्रित मत करना। हर शक्ति का समय और कारण होता है। दीदी ने कांपते हाथों से हार निकाला और जमीन पर फेंक दिया। हार अब बस एक साधारण गहना था, उसमें छुपी काली शक्ति समाप्त हो गई थी। काली शक्तियां समाप्त। सभी ने महसूस किया, खुशी और सुंदरता हमेशा सुरक्षित नहीं होती। कभी कभी दिखावटी उपहार असली खतरा लेकर आते हैं। लेकिन अगर हम साहस और आत्मा की शक्ति से लड़ें, तो अंधेरा कभी नहीं जीत सकता। दीदी अब पूरी तरह स्वस्थ और खुश थी। गांव में फिर से हंसी गूंजी, लेकिन उस रात का डर सबके दिल में हमेशा के लिए रह गया। सिंदूर की वो रात, एक शादी, एक श्राप और काली शक्तियों के भयानक खेल की कहानी।